रिसेंटली भारत में एक कंट्रोवर्सी हो गई जिसको फॉरेन मीडिया, भारत का भी मीडिया, ग्लोबल मीडिया बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, इसलिए आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे। कंट्रोवर्सी क्या थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया एक इस्लामिक रिलीजियस आइकन के लिए कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो डेरोगेटरी है। तो उसी ग्राउंड पे भारत में भी और भारत के बाहर भी एक ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन इसका बहुत विरोध कर रहा है, जिसके कारण जो भी इस्लामिक वर्ल्ड है, जो भी इस्लामिक मुल्क हैं, उन्होंने भारत के डिप्लोमेट्स को समन जारी किया है, पूछा है कि भाई क्या स्थिति है वहाँ पे, क्यों ऐसा हुआ। तो इस तरह का अभी चल रहा है। इसी दौरान OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, OIC ने एक स्टेटमेंट जारी किया ऑब्वियसली भारत के खिलाफ। उसका OIC का हमेशा से जो भी स्टैंड पॉइंट रहता है वो भारत के खिलाफ रहता है, वैसा ही रहता है जैसा पाकिस्तान का रहता है। तो भारत खास इसको तवज्जो देता नहीं है, बल्कि जब भी इस तरह का स्टेटमेंट देता है उल्टा उसको कायदे से सुना देता है। तो वही सुनाया है उसने। तो इसमें हम बात करेंगे एक दो चीज़ों को लेकर के। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इंडिया का जो इस समय फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही एग्रेसिव, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, एग्रेसिव है। भारत के हित को लेकर के जो भी फाइनेंशियल या कल्चरल, मतलब आर्थिक और सांस्कृतिक हित में जो स्टेप है, भारत उसी तरह का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहा है। आप अगर एस जयशंकर को थोड़ा फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया लगेंगी कि इस समय किस तरह का फॉरेन पॉलिसी हमारा चल रहा है। अभी यूरोप हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो, वहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियरली भारत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना ओपिनियन देता हुआ दिखेगा। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरा ये कि हम जहाँ देख रहे हैं एक भारत का ये बिहेवियर है, बाकी लोगों एक्सटर्नल अफेयर का ये बिहेवियर है बाकी और देशों के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। लेकिन जब यही बात, इसी तरह की बात हुई, जब मिडिल ईस्ट की जब बात आ रही है या इस्लामिक मुल्क की बात आ रही है, तो उसमें भारत थोड़ा सा आपको दिखेगा बैकफुट पे हल्का सा। वो क्यों दिखेगा, वो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरा ये भी हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भारत के खिलाफ OIC ने कुछ स्टेटमेंट जारी किया, फिर यूनाइटेड नेशन को बोला कि भाई आप जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करिए भारत के खिलाफ। भारत ने इसको सुना दिया कायदे से। बाकी यूनाइटेड नेशन का कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, यूनाइटेड नेशन ने बस कहा सभी का सम्मान होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद अब मेन चीज़ हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई आखिर वजह क्या है भारत इस जगह पे जहाँ डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यहाँ पे आपने थोड़ा सा संभल के कोई जवाब क्यों दे रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा एनर्जी सिक्योरिटी मतलब एनर्जी सिक्योरिटी जब मैं कहता हूँ तो आप इसको क्रूड ऑयल से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब ऑयल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो 90% डिपेंडेंसी है पूरा मिडिल ईस्ट पे, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट पे हमारी 90% डिपेंडेंसी है। और आप समझ सकते हैं जो भी ऑयल, एनर्जी, ये सब किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी डिपेंडेंसी इन पे इतनी है, ये एक बड़ा कारण है कि भारत कोई भी इस तरह का जो स्टेटमेंट दे रहा है वो संभल के दे रहा है, सोच समझ के दे रहा है। जब OIC मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो कोऑपरेशन है उसने जब स्टेटमेंट दिया तो एग्रेसिवली भारत ने वैसे ही जवाब दिया जैसा बाकी लोगों को देता है। लेकिन जब बाकी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, और भी मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ जो इस्लामिक मुल्क ने भारत को क्रिटिसाइज़ किया, तो उनको थोड़ा अलग ढंग से बोला कि एक डिफेंसिव लहजे में बोला कि भाई हमने कार्रवाई कर दी है और इस तरह की बात है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी। दूसरा ये कि अब एक आपको पर्सपेक्टिव पता लगे कि हम कितना क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं, तो करीब मोर देन $100 बिलियन का हम क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं मिडिल ईस्ट से। मतलब समझ जाइए 10-12 लाख करोड़ से ज़्यादा का। तो इसमें
इस चीज़ में कमी के लिए भारत बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। इसमें आप देखेंगे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसीलिए बनाया, सोलर एनर्जी पे काम करने के लिए। फिर हमने एथेनॉल जो हम अपने फ्यूल में ऐड कर रहे हैं 10%, जिसका लक्ष्य हमने अभी अचीव कर लिया है कुछ हाल ही में, वो भी इसी एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा है। फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारी पॉलिसीज़ भी दिख रही होंगी, ठीक है ना, इस पे बनती हुई, क्योंकि एनर्जी पे जो डिपेंडेंसी है हमारी और देशों पे, खासकर मिडिल ईस्ट पे, वो जैसे ही कम होगी तो भारत हर एक मामले में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट को ही लेकर कह रहे हैं, हर एक मामले में कोई भी इंडिपेंडेंट फैसला ले सकता है। तो ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत अभी इस मामले में, इस जो कंट्रोवर्सी है इसमें जो है थोड़ा बैकफुट पे दिख रहा होगा आपको। लेकिन ओआईसी की जब बात आई तो बिल्कुल वैसे ही उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया जैसे बाकी लोगों को, वेस्टर्न वर्ल्ड को देता है। दूसरा चीज़ ये है कि जब अब इस तरह का जब डिस्प्यूट होता है तो कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक दो चीज़ें ही इसमें आती हैं जो पूछता है एग्ज़ाम्स में। सबसे कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो एक दो चीज़ पूछता है। पहला कि भाई कब इस्टेब्लिश हुआ, किस चीज़ के लिए है और कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। यही दो तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। और भी कुछ पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन मेन यही चीज़ें हमें जानना होता है। तो 1969 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है सऊदीया में, सऊदी अरब, जेद्दा जगह है वहाँ पे, सऊदी अरबिया में जेद्दा में हेडक्वार्टर है। और मोर देन 100 करोड़ मतलब 1.8 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन को ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मतलब लगभग 200 करोड़ 2 अरब इस्लामिक पॉपुलेशन को ओआईसी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ये। और टोटल जो है 57 कंट्रीज़ हैं इसके, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर। ये बेसिक सा है कुछ जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज में आते हैं अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। बाकी इसमें कोई और इस तरह का मेजर डेवलपमेंट होता है तो हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।